सुंदर श्याम आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। विधिवत रूप से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ नई चीज़ें आप आज यहाँ से सीखते रहेंगे और खासतौर से जो 2 सेशन इसमें रहेंगे। पहला सेशन जो है वो मेरे पास रहेगा, जिसमें बॉडी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो परीक्षा का करवाऊंगा, 2 परीक्षा आज हमारे बीच रहेंगे। सिद्धांत जी हैं जो NPQP की तरफ से हैं और डॉक्टर गुरबीर जी हैं जो कि NABH फैकल्टी की तरफ से हैं, होम्योपैथ के हैं, एमडी डॉक्टर हैं और वो NABH के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में आपके साथ रूबरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो परिचय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मिस्टर सिद्धांत त्रिवेदी from Quality Council of India has been closely coordinating with us in organizing this workshop. As an integral member of the National Board for Quality Promotion, NPQP, he plays a key role in driving national level quality initiatives. Siddhant and his team has been instrumental in planning and executing the गुणवत्ता यात्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुणवत्ता यात्रा है जो हमारे जितने फ्लैग्स जो है उनके ऊपर, तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से है और खासतौर से आयुष के लिए है, जिसमें आप सब अनभिज्ञ नहीं है। आयुष 5 जो डिपार्टमेंट जो होते हैं उन सबके लिए है, क्योंकि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज एफर्ट्स are aligned with NPQP mission to foster culture and quality through capacity building workshop and industrial outreach. ये मिस्टर सिद्धांत आप आवाज़ सुनने के बाद आप आगे आइए। और दूसरा जो इंट्रोडक्शन है वो डॉक्टर गुरबीर सिंह, BHMS MD MBA HCA, currently working as a research associate at the Central Council for Research in Homeopathy. With over 5 years of research experience, currently deputed at Homeopathic Treatment Center, Safdarjung Hospital, Delhi, possesses clinical and administrative experience of working at the National Institute of Homeopathy, Narela, Delhi. Previously worked as a senior clinical investigator at Optum, United Health Group, involved in psychological assessment and homeopathy, management of national and international para-athletes. Also served as part of medical camps for para-athletes during the Asian Games 2024, associated with NABH since January 2023. A big round of applause for both of these personalities. सर स्वागत है आपका जजर है और मैं डॉक्टर नरेश दलाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, तो वो भी एक बार आए सर और एक बार हमारे दोनों जो मेहमान जो हैं उनका स्वागत होते से थोड़ा सा सेरेमनी करा लेते हैं। सारे डॉक्टर्स हैं, ताली बजने का मतलब क्या है कि आपके हैप्पी आनंद से बढ़ने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन का इंप्रूव करना। जैसे ही आप कंसंट्रेट करेंगे चीज़ों के ऊपर तो फिर इजीली चीज़ों को आप समझ पाएंगे। मैं एक बार निवेदन करूँगा कि हमारी अपनी परंपरा है लॉर्ड धन्वंतरी का एक बार हम प्रज्वलन करें और उसके बाद हम आगे अपना विधिवत जो कार्यक्रम है उसका शुरुआत करें। जितने सीनियर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप आए।
लाइट्स ऑफ करवाओ। हेलो, ऑडिबल है सर? हेलो हेलो, उसके साथ अप्रोच करिए। चलिए, पहला सेशन हम शुरू कर रहे हैं बगैर किसी उसको नाम से मैं शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलशुभस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महा वैष्णवे नमः। परम भगवान को जिन्हें वसुदेव मंत्री है, जो अमृत कलश लिए है, जो सर्व नाशक है, जो सर्व रोगों का नाशक है, जो तीनों लोगों के स्वामी है और उनका निर्वाह करते हैं, उन भगवान रामचंद्र को हम नमन करते हैं। आज का जो विषय वो है नाड़ी से। कितने लोग हैं जो नाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, जो थोड़ा बहुत नाड़ी करते हैं? आयुर्वेद के अंदर नाड़ी का एक मेंशन की गई है। आप कर रहे हैं सर? कितना, कितनी चीजें आप देख पा रहे हैं नाड़ी के ऊपर? उसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे और टाइम की अपनी बाध्यता रहेगी। मैं 8:30 बजे तक दूंगा, उसके बाद फिर हैंड ओवर कर दूंगा और बहुत सारी नई चीजें उम्मीद करता हूँ कि नई चीजें हम इसके बारे में देख पाएंगे। कितनी चीजें आप देखते हो नाड़ी के ऊपर? और नाड़ी वैसे है क्या? जैसे आपके सामने है रिवर ऑफ लाइफ, धमनी, हमसिनी, तंत्रिका, जीवन साक्षी, पल्स इज द इम्पल्स ऑफ लाइफ, हार्ट कॉन्शियसनेस। हार्ट कॉन्शियसनेस का मतलब दिल चलता रहेगा तो नाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि रेडियल आर्टरी है। कितनी सारी नाड़ी है मेंशन कर रखी है हमने आयुर्वेद के अंदर। मैं छोटा छोटा पिक आपको दूंगा इसके अंदर कि कितनी सारी हम चीजें कर रहे हैं। सबसे पहला जैसे आपका शंख नाड़ी, टेम्पोरल आर्टरी, जत्तु नाड़ी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ऊपर नाड़ी, इन सब की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप किसी एक नाड़ी को पकड़ोगे, उसी के अंदर बहुत सारी चीजें आप नई नई सीखते चले जाएंगे। मैं पिछले कई साल से नाड़ी के ऊपर काम कर रहा हूँ। दो चीजों के ऊपर मैंने काम किया है। नंबर एक, जो आपकी रेडियल आर्टरी के ऊपर मणिबंध, जिसको नाड़ी कहा जाता है, और दूसरा नाभि नाड़ी। और नाभि नाड़ी की एक वीडियो है, वो काफी वायरल हुई। महाराष्ट्र से, पता नहीं कहाँ से, पुणे से, कहाँ से फोन आए, और वो सारी साइंटिफिक अप्रोच है। कोई भी अगर ये कहता है कि दिस इज सूडो साइंस, वो खुद मूर्ख है। आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए, उसकी सारी इंडिकेशंस है और साइंटिफिक अप्रोच है। तो जैसे इसमें मणिबंध नाड़ी चौथे नंबर के ऊपर, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसके ऊपर आप देखेंगे क्या? आप उसके ऊपर प्रकृति देखेंगे, आप उसके अंदर विकृति देखेंगे, आप उसके ऊपर सब दोषा देखेंगे, आप उसके अंदर धातु देखेंगे, आप उसके ऊपर 7 चक्रास देखेंगे, आप उसके अंदर त्रिगुण देख सकते हैं, आप उसके अंदर मेंटल प्रकृति देख सकते हैं, आप उसके अंदर मेंटल विकृति देख सकते हैं। इतनी सारी चीजें होंगी, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके जस्ट नेक्स्ट जो है वो है आपकी नाभि नाड़ी। हल्का सा नाभि नाड़ी सेंट्रलाइज आपकी अम्बिलिकल आर्टरी है, और उसका देखने का बड़ा सिंपल तरीका है। सिर्फ आपको ये उंगलियां सारी इकट्ठी करनी है, पेशेंट को लिटा के थोड़े से पैर मोड़ो और अम्बिलिकस के बीचों बीच आपको रखना है, और पल्सेशन देखनी है अम्बिलिकल आर्टरी की। पल्सेशन आ कहाँ रही है आप देखेंगे। अगर वो बिल्कुल अम्बिलिकस के बीच में सेंट्रलाइज है तो नॉर्मल। अगर वो शिफ्टिंग है, राइट साइड में शिफ्ट कर रही है, लेफ्ट साइड में कर रही है, टुवर्ड्स बिलो
जा रही है, अपवर्ड्स जा रही है, उन सब की अपनी इंडिकेशन है, उन सब के अपने सिम्टम्स आएंगे, उनके साइन आएंगे और उससे आपका डायग्नोसिस। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ें मैंने दे रखी है, उसके अंदर आप देखो, अगर आप अब है पार्ट तो गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, उन चीज़ों के आपको लक्षण मिलेंगे। आपकी मंदाग्नि और तीक्ष्ण अग्नि के बारे में आप उसका देख सकते हैं। इसके अलावा अगर टुवर्ड्स राइट तो सीलिक और आपके आईबीएस के पेशेंट से, जो कि आपका असेंडिंग कॉलम का पार्ट है, सारा का असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है, सिग्मोइड है, रेक्टम है और पहाड़। अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो क्योंकि डिसेंडिंग कॉलम है, जहां आपके माइक्रोबायोम्स भी हैं और आपके बहुत सारे बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं, जो आपके बहुत सारी डिजीज की तरफ लेके जाएंगे। तो उसमें कुछ मैंने दे रखा है, एमीबासिस है, पैरासाइट के हैं और कार्डियल इन्फेक्शन जो है उसकी इंडिकेशन है। अगर आपकी सिर्फ नाभि नाड़ी दाएं बाएं शिफ्ट हो गई और नीचे अगर जा रही है तो कोलाइटिस का होता है। आज के दिन मैक्सिमम एंडोसाइट। इसके अलावा छठी जो है वो वंशन नाड़ी है, फिमोरल है, खासतौर से डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वैरिकोज वेन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो इन चीजों में जानू, जिसको आपका पॉप्लिटियल आर्टरी जो कहते हैं, वो ब्रेकर सिस के अंदर है और आपकी कुछ और पॉप्लिटियल सिस के बारे में बताएगी। गुल्फ नाड़ी किडनी डिसऑर्डर्स के लिए नेफ्राइटिस है। पाद नाड़ी ये खासतौर से पीडियाट्रिक सर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ी होती है। अगर ये अगर वो फील करते हैं तो समझो वो आगे आप उसके चलेंगे नहीं, दिक्कत बढ़ेगी, उसकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़े हैं। डॉक्टर लाड के बारे में किसने सुना है? वन ऑफ द बेस्ट नाड़ी एनालिस्ट हैं वो और काफ़ी अच्छा उनका है। उन्होंने एक नाड़ी दी है जिसको कनिष्ठिका नाड़ी कहा गया है, पिंकी पल्स नाड़ी, जो आपको इंडिकेट करेगी आपकी यूट्रस को। आप उसकी कनिष्ठिका नाड़ी ये है, कनिष्ठिका यहाँ पर आपकी पल्सेशन है, जितनी भी गायनी में जो काम कर रहे हैं वो पल्सेशन फील करके देखें, लेफ्ट और राइट। वैसे पीएनडीटी का उल्लंघन है, अदरवाइज लेफ्ट और नाड़ी का आप इंडिकेट जो हमारे पूर्वज जो कहते थे कि भाई इसका सेक्स डिटर्मिनेशन को हुआ नहीं, क्योंकि अच्छी बात नहीं हो, क्योंकि अगेंस्ट द लॉ है। लेकिन उन चीज़ों के बारे में हमारे अपने जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में मेंशन कर रखा है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर काम करें। ये आपको थोड़ा एनाटॉमिकल मैं चीज़ें दे रहा हूँ, आपका रेडियल आर्टरी की ये आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ है, किस तरह से, कैसे, उन चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। पंच महाभूत का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपकी वात नाड़ी है, पित्त नाड़ी है, या चाहे वो आपकी कफ नाड़ी है, उनका जब तक आपको लोकेशंस पता नहीं होंगी तो आप उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। नाड़ी सिर्फ मैक्सिमम लोगों को पता होती है सिर्फ वात पित्त का, इसके अलावा पता है वात पित्त का इंडेक्स फिंगर जो है वात नाड़ी को इंडिकेट करेगी, पित्त नाड़ी को आपका मिडिल फिंगर, और रिंग फिंगर जो है वो आपकी कफ नाड़ी को इंडिकेट करेगी। इसके बाद भी आपको पता है कि आगे क्या होता है, एकल नाड़ी क्या होती है, द्विज नाड़ी क्या होती है, त्रि नाड़ी क्या होती है। इसके अलावा पता होता है कि भाई आपकी प्रकृति किस तरह की है, आपकी विकृत पार्ट में कौन सा फैक्टर, कौन सा एलिमेंट डोमिनेटिंग है। कई बार वात नाड़ी है लेकिन आपकी डोमिनेंस उसके ऊपर दिखता है, तो उसके क्या सिम्टम्स मिलेंगे। अगर आपकी वात नाड़ी आ रही है लेकिन उसके ऊपर आपका कफ का आवरण है, तो उसके क्या सिम्टम्स मिलेंगे। कुछ चीजें अभी सिर के ऊपर से जाएंगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय की बाध्यता रहेगी, मैं तो सन के हल्की सीड सोइंग का काम कर रहा हूँ कि आपकी सिर्फ वात नाड़ी अगेन 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। अगेन वात पित्त, यही वात पित्त, यही पित्त, फिर वात पित्त में बनेगी, तब फिर वात पित्त में बनेगी। उसके बाद फिर आप 5 एलिमेंट्स की जब आप बात करें फिर दोबारा से जाएगी प्राणोदान में समानता, यही 5। तो हर 1 mm के ऊपर आपके ऑब्जर्वेशन चाहिए, हर 1 mm के ऊपर आपको पता होगा कि प्राणवायु का स्थान कहाँ है, सिम्टम्स क्या क्लियर हो गए हैं, उसमें क्या उदाहरण में क्या चीज आएगी, यही कब आएगी। अच्छा जो हिस्ट्री ले रहा है, आपकी उदाहरण अगर प्रोमिनेंट लग रहा है तो उसका आप कह सकते हो भाई हिस्ट्री चल रही है, आगे चल रही है। एक और चीज जिसका मैं सख्त विरोध करता हूँ, नाड़ी को लोगों ने चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका मैं विरोध भी, आप चमत्कार ढूंढने जाने वाले नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट साइंस। आपकी ऑब्जर्वेशंस का खेल है, और ऑब्जर्वेशंस के अंदर कभी त्रिविध परीक्षा मत ढूंढना। त्रिविध परीक्षा का खास मेंशन है। आजकल लोग अपने आप को बताने के चक्कर में नाड़ी पे आदर का आंख बंद की, ओह थायराइड है भाई, ओह अच्छा भाई तो भाई गैस्ट्राइटिस है, आप तेरे को तो लीवर को नहीं पता,
तो पता होना चाहिए ना आप बता सकते हो उसके अंदर। तो साइंस के रूप में अगर आप लोगे तो हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगी, चमत्कार के रूप में अगर लोगे तो मैं तो आप पीछे चला जाता हूँ, वो बिल्कुल गलत चीज़ मानता हूँ उस चीज़ को। ये साइंस का है, आप ऑब्जर्वेशन आपकी बदलती रहती हैं, उनके ऊपर काम करो, क्योंकि जितना हमें पता है उससे आगे भी बहुत कुछ है। आज अगर मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, 3 तरह की टेक्नोलॉजीज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले जो टेक्नोलॉजी नाड़ी तरंगिनी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंप्यूटराइज नाड़ी 10 पेज की रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ, आधा घंटा पौना घंटा लग सकता है मुझे उसके अंदर इसी पेशेंट में। नंबर 2 एक पीपीजी टेक्नोलॉजी होती है, वो फोकस रेसिस्टोग्राफी कहते हैं, वो इंडेक्स फिंगर के ऊपर आपको जल्दबाजी में भूल गया था, डिवाइस होती है जैसे ऑक्सीमीटर होता है, सेम डिवाइस है, बस उसके अंदर थोड़ा चिप चेंज कर रही है। वो आपके इंडेक्स फिंगर से आपकी आर्टरीज का एनालिसिस है। क्विक आप उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, डिटेल असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिवाइसेस के ऊपर हमने काम किया। मुंबई रह गया है 3-4 दिन, IIT में भी रही मीटिंग में भी, आगे के लिए चीज़ें करने के लिए और बाकी लॉन्ग मैराथन मीटिंग्स रही, तो काफ़ी कुछ उसमें भी है जिसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा रिसर्च हुआ है। तो ये आपके पंच महाभूत का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि स्पेस और एयर वो बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फायर और वाटर ये आपके पित्त के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कफ के लिए वाटर और अर्थ, क्योंकि कफ एलिमेंट जो है वो भारी है, तो उस चीज के लिए आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कि जब तक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता नहीं होंगी कि बात के क्या कैरेक्टर्स हैं, पिट के क्या कैरेक्टर्स हैं, कफ के क्या कैरेक्टर्स हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो अलग अलग माइंड के ऊपर हम चीजें देखते हैं, जिसमें कि आपका किस तरह से है, वात नाड़ी क्या है, आपकी फास्ट है, फीबल है, आपके क्या नाम थिन है, इसके अलावा डिसअपियर ऑन प्रेशर। पित्त जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग पल्सेशन है, बहुत बढ़िया, जैसे मस्त हाथी की तरह बहुत स्लो है। मैं एनिमेशन दिखाऊंगा जिससे कि थोड़ा वो पिक्चर क्लैरिटी होगी आपकी, जिसमें आप देख पाएंगे। इसके अलावा जैसे आपकी लोकेशन क्या है, मैंने जैसे बताया इंडेक्स फिंगर के ऊपर बात है, पित्त जो है आपकी मिडिल फिंगर के ऊपर है, और कफ जो है वो आपकी रिंग फिंगर के ऊपर है। फिर गति, किस तरह की गति है, वो आपकी स्नेक लाइक, फॉग लाइक, स्नेक कैसा है ये चलता है, तो बात कैसे होती है, घूमती रहेगी। आपका पित्त जो नाड़ी जो है वो फ्रॉग है, फ्रॉग क्या है, जंपिंग होता है, तो पित्त नाड़ी जो आपकी आएगी जंपिंग आएगी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। कफ नाड़ी स्वयं राइट, बिल्कुल स्टेबल, बहुत स्लो, एक तरह से मंद जिसको हम कहेंगे उस तरह की। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि नाड़ी की गति क्या होती है, 2 तरह की गति मैंने बताई आपकी गति, और एक है पल पर मिनट आपकी बीट्स क्या चल रही है। तो वात नाड़ी जो है वो आपकी 90 to 95, पित्त नाड़ी जो है वो आपकी 70 to 80, और कफ नाड़ी जो है वो 50 to 60। इसके अलावा फिर आप उसके अंदर क्या देखेंगे, ताल रेगुलर है, इरेगुलर है, तो रेगुलर और इरेगुलर का सीधा सा, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत मैंने कहाँ से की थी, आपके हार्ट एक्टिविटीज को इंडिकेट करती है रेडियोग्राफी। तो अगर आपकी पल्स रेगुलर अगर आ रही है तो इसका मतलब हार्ट की आपकी साउंड जो है, आपकी जो पल्सेटाइल जो मूवमेंट्स जो है वो रेगुलर है, तो इसका मतलब आपके सारे चैम्बर्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह के आपके कोई भी मिनरल स्टेनोसिस है या रिवर्जिटेशन है या आपकी वॉल्वुलर उससे दिक्कत है, उसके हार्ट की मसल्स की अगर दिक्कत है, तो इरेगुलरिटीज मिलेंगी, जो फर्स्ट इंडिकेशन होती है। फिर उसके बाद बल किस तरह का है, नाड़ी के ऊपर आपकी जो उंगलियां जब आप रखते हो तो आपकी जो स्पाइक्स जो टकराती है वो कितनी बलशाली है, स्ट्रेंथ उनकी क्या है, तो पित्त की सबसे ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग पल्सेशन आती है, वात की लो रहेगी, इसकी पित्त की हाई रहेगी और उसकी मॉडरेट रहेगी। इसके अलावा आकृति, ये एक तरह का टेंशन देखने के लिए हमें करते हैं। कुछ लोग जैसे नाड़ी को देख के ब्लड प्रेशर का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये हाइपरटेंसिव है, हाइपोटेंसिव है, तो उसके बारे में सिर्फ ये होता है जो आपका वॉल्यूम जो आ रहा है नाड़ी के अंदर, वो इंडिकेशन होती है आपके ब्लड प्रेशर की। अगर स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग पल्सेशन अगर आ रही है तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा है। एक होता है फीबल नाड़ी, बिल्कुल मंद नाड़ी, इसका मतलब ब्लड प्रेशर गिर गया। तो वैसो डायलेटेशन का काम होगा, डायलेटेड होते ही तो आपका जो इंटरनल न्यूरल जो आपका प्रेशर है वो जैसे इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पल्सेटाइल मूवमेंट्स आपकी बढ़ेंगी। तो ये इंडिकेशन आपकी नाड़ी के ऊपर हो सकती है कि वो हाइपरटेंसिव है या हाइपरटेंसिव है। इसके अलावा तापमान, कोल्ड, हॉट, और इसके अंदर नॉर्मल कूल, और काठिन्य जो है वो आपकी रफ,
हार्ड इलास्टिक और इसके जो है ये सॉफ्ट थिकनिंग रहेगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको नाड़ी के बारे में पता होनी चाहिए, जो आपके लिए ज़्यादा जरूरत है। ये आपकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कौन सी है, प्राण का कहाँ आपका लोकेशन है, उड़ान का आपका कहाँ लोकेशन है, उसके बाद आपका सामान का कहाँ है, अपान का कहाँ है। ये आपकी लोकेशंस के हिसाब से नाड़ी आएगी। उन लोकेशंस को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप ऑर्गन बेस्ड नाड़ी नहीं कर पाएंगे। सेम जैसे वात पित्त का थोड़ा सा मैं खास चलूंगा भाई, ये मोटे तौर के ऊपर आयुर्वेद के अंदर मेंशन है। वात का मतलब बिलो अम्लाइकस, बीच का जो है पित्त, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को आपका रिप्रेजेंट करता है। तो पित्त के अंदर आपका आ गया सारा का सारा लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, स्टोमक पार्ट, सारा का सारा जितने बाइल जूसेस हैं आपके गॉल ब्लैडर से जितने भी आपके एंजाइम्स जो आ रहे हैं, लीवर से एंजाइम्स जो आ रहे हैं, इसके अलावा एक्सियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये सारे के सारे आपके एब्डोमिनल जितने एंजाइम हैं उनको इंडिकेट करेगा, वो पित्त को रिप्रेजेंट करता है उसको, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को इंडिकेट करेगा। और आपके मेटाबॉलिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे जितने भी चीज़ें हैं, थायराइड है, ओबेसिटी है, सारा मेटाबॉलिज्म। आपको अगर पित्त के बारे में पता लग गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि आपको मंदाग्नि को क्योर करना है, या क्योर को बंद करना है, या सम लेके आना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप देखना है। ये अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग लेवल पे देखते हैं, 5 लेवल के ऊपर भी काम करते हैं, 7 लेवल के ऊपर भी काम करते हैं। इसमें मैं नहीं जाऊँगा, ये कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि अलग अलग ऑर्गन बेस के ऊपर जब हम बात करेंगे तब बात करेंगे। ये प्राण दान अलग अलग है। मैं एक आपको जो दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे लिए ये होता है कि हमें ये नहीं पता लगता कि हमें कहाँ जाना है। देखिए मैं कुछ एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल जो आपकी, पहले तो हैंड पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुतों को पता नहीं होता कि किस तरह से कौन सी नाड़ी, मेल के लिए कौन सी नाड़ी बताई गई। अगर मेल की हमें नाड़ी अगर चेक करनी है तो कौन सा आपकी राइट हैंड, फीमेल के लिए तो जरूरी है राइट, देख सकते हो, क्योंकि दोनों में ऑर्गन बेस जब हम नाड़ी देखते हैं तो दोनों हाथों में चलती है, अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग लोकेशन। अब ये आपका रेडियल हेड जो है, बस उसके जस्ट नीचे आपकी वात नाड़ी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कलावा है, हटाओ, क्योंकि अगर आपको नाड़ी अगर देखनी है, जैसे वात नाड़ी भी अगर है तो हल्का सा ही प्रेशर होगा तो नाड़ी नीचे आ जाएगी। तो हमेशा कोशिश करना, कोई भी अगर ऑर्नामेंट पहन रखा है कोई भी चीज़ है उसको आप हटवाओ, बिल्कुल रिलैक्स मोड में बटन को दबाओ, पीछे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब राइट हैंड की अगर मुझे देखनी है, ये अंगूठा हो गया, मेरी इंडेक्स फिंगर मिडल ऑफ ये, अब ये आपका रेडियल हेड है, जस्ट उसके जो नेक जो है, ये नेक जो है, इस नेक के ऊपर आपका इंडेक्स फिंगर रखिए, फिर आपकी मिडल और फिर आपकी रिंग फिंगर। अब जो पल्सेशन आ रही है वो देखनी है, जैसे इनकी इसके अंदर थोड़ा सा मैं टच का और बता देता हूँ, ये भी आपके काम आएगा। सॉफ्ट टच लेवल 1 होता है, फिर उसके बाद अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग नाड़ी की हम इंडिकेशन देखेंगे। अब जैसे सॉफ्ट टच के ऊपर क्या है, वो विकृत पार्ट। अब शाम क्या टाइम है, शाम, तो शाम को क्या चीज बढ़ती है, वात के ऊपर सबसे ज्यादा परसेप्शन आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वात और फिर पित्त नाड़ी है, ठीक है ना। डॉक्टर विजय की जो नाड़ी जो है वो अभी वापस और पित्त चल, तो समय का जिसको सर्केडियन क्लॉक कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरा तो मैंने त्रिविध परीक्षा की बात की थी, दर्शन, प्रशन, स्पर्शन। हमारे जितने स्कॉलर्स थे वो बावड़े तो थे, उन्हें स्पर्शन पहले नंबर पे क्यों नहीं किया? तो हम इतने इंटेलिजेंट हो गए कि हम सीधा स्पर्शन की बात करें, इसका मतलब हम बाईपास कर रहे हैं चीजों को, बाईपास कर रहे हैं तो किसके साथ इसकी इंसल्ट होगी। जितने हमारे स्कॉलर्स थे उनकी तरक्की तो होनी होगी, कोई जल्दबाजी नहीं है। कई बार लोग आके मेरे सामने कर देते थे कि बता कहाँ है, किसके पास आया, नाड़िया के पास है, वहाँ जा रहा है, यहाँ क्या होता है,
सारी बात सुनूंगा, समझूंगा, सारी रिपोर्ट्स देखूंगा। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल आयुर्वेद विद मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें, वो किसी की बकौती नहीं है, वो किसी का एकाधिकार नहीं है, वो किसी भी स्ट्रीम के डॉक्टर ने नहीं बना रखी। उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर आपका फिजिसिस्ट है, उसके अंदर आपके बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो कोई एक आदमी या कोई एक कैसे ले सकता है कि भाई हमारी मामूली इसके, तो इस चीज के लिए बिल्कुल सख्त रूप से टेक्नोलॉजी का भी आप इस्तेमाल करो, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी होती है। आप मैंने नाड़ी देखी, बता दिया बात कुछ है ना, मरीज को कुछ समझ में ना, आपको कुछ पता लगा, 10 दिन के बाद फॉलो में आएगा, आपको याद रहेगी वो डॉक्यूमेंट जो होती है, और वो डॉक्यूमेंट का जो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो ये रेलेवेंस है। फर्स्ट सेशन में क्यों ले रहा हूँ, हर NABH की जो हमारी जो इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है, उसमें पहला सेशन यही है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, क्या रोल होता है इन सब चीज़ों का। साइंटिफिक आयुर्वेद रिसर्च है कंप्लीट साइंस। कोई लोग ये कहते हैं कि यार नहीं सोलो साइंस है, एविडेंस नहीं है, वो मैंने पिछली संडे की क्लास के सामने रखी थी। मैंने वैक्सीनेशन का इतना हंगामा है, 72 USA के अंदर अप्रूव है, 84 आपके शेड्यूल्ड है, और एक वैक्सीनेशन का एविडेंस नहीं देता, कोर्ट के अंदर आपको फटकार होगी, CDC के अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होता है, डोमिनेशन का गेम है। तो डोमिनेट अगर दूसरा कर सकता है तो हम क्यों? हम का मतलब है हम सब, टीम वर्क का मतलब क्या होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। एक मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरी रीच बहुत कम रहेगी। आज जहाँ जितने सारे जो लोग बैठे हैं, अगर किसी दो के भी दिमाग में आगे चीजें, उसका अपना रास्ता रहेगा, वो अपना रास्ता रहेगा, फिर डिस्कशन पे रहेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये आपकी एक मैंने जो सिंपल आपका कहाँ लोकेशन होती है वो मैंने दिखाई। अब एक देखो सुपरफिशियल नाड़ी जो होती है वो कैसी होती है। ये सुपरफिशियल नाड़ी के अंदर जो हम देखेंगे, तो जब सॉफ्ट जो टच जो हमने जो रखा है, अब ये बात फिर तक इंडेक्स मिडल और अब आप ये देखो जो पल्सेशन जो आ रही है, जैसे रिंग पे नहीं टच हुई, अब ये रिंग पे जो फर्स्ट जो है कफ नाड़ी वो रिंग के ऊपर टच हुई, सेकंड नाड़ी जो है पिप के ऊपर है, पहली जो नाड़ी जो है दूसरी पल्स जो है ये इनके सब तीनों के साथ टच होगी। तो यहाँ हम एकल नाड़ी, द्विज नाड़ी, त्रिज नाड़ी, उनके बारे में हम कैलकुलेशन, ये आपका एक तरह का ये अलग अलग पार्ट है, उसके हिसाब से आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। एक बस मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। इमीडिएट नाड़ी जो होती है उसके बारे में आप किस तरह से देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन किस तरह का रहेगा। ये आपकी नाड़ी, अब इसके अंदर जैसे सॉफ्ट है, सॉफ्ट टच महसूस होता है, एक होता है प्रिकी, एक होती है स्ट्रॉन्ग पल्सेशंस जो आती हैं, तो वो आपके कहाँ किस हिस्से के ऊपर टच हो रही है वो ऑब्जर्व करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलर रिदम कैसा है और इरेगुलरिटीज कैसी है, ये टॉपिक्स आप नाड़ी के ऊपर देखते हैं, टॉपिक्स देखते हैं, साउंड आ रही है लफ डक लफ डक लुक, लफ डक लफ डक लुक, लफ डक लफ डक लुक, इसका मतलब क्या है कि हार्ट की एक्टिविटीज आपके अपना, तो उसके लिए आप जो भी इन्वेस्टिगेशन हमें करवानी है वो आप करवा सकते हैं। बस इसके अलावा मैं यहाँ और ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, तो वापस अपनी जगह पे फिर लेके जा रहा हूँ, तो बस मेरे पास अब अगले 10-15 मिनट ही बचे हुए। इनके ऊपर मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं कवर करता हुआ जा रहा हूँ, ये सारे अलग अलग हैं। ये आपकी जो नेक्स्ट जो पार्ट है, ये सिर्फ आप देख सकते हैं, प्राण, उड़ान, ध्यान, समान, अपान, कहाँ पल्सेशंस कौन सी जा रही है, उसके हिसाब से ये कुछ डायग्राम्स आपके सामने है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। पित्त आपका अलग अलग है, पाचक है, रंजक है, उसके अलावा राजक है। राजक आपकी स्किन एलर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी तरह की एलर्जीज है। रंजक जो है वो लीवर को करेगा, पाचक आपके एब्डोमिनल जूसेस को करेगा, तो इस तरह से अलग अलग। सेम कफ जो है, जब वो आपका क्लेम है, अवलंबक है, अवलंबक जो है वो आपके हार्ट एक्टिविटीज को और आपके लंग्स की एक्टिविटीज को इंडिकेट करता है। बोधक ये थोड़ा मेडिटेशनल पार्ट हो जाता है, वो आगे है स्लाइड, कुछ मैं वो दिखाऊंगा। तर्पक जो है और श्लेष्मक जो है, श्लेषक जो है वो आपके विद इन
जॉइंट्स, उनके ऊपर काम करें। ये ऋतु है, हर ऋतु के हिसाब से हमारे, अब थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। कोई भी अगर पेशेंट आके मुझसे पूछता है कि डाइट प्लान दे दो, तो मैं पूछता हूँ भाई तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी आज ही हैं, उनसे पूछो अपने प्लान में क्या था। हमारे बुजुर्ग हमारे से ज़्यादा साइंटिफिक थे, उनके हर ऋतु के हिसाब से उनकी फूड की व्यवस्था थी, हर ऋतु के हिसाब से अलग अलग फूड था। आज के दिन हम 12 महीने एक ही तरह का फूड दे रहे हैं, इसमें बीमारियां बढ़ रही हैं। साइंस के नाम के ऊपर हम जो ब्लंडर कहता हूँ, ब्लंडर जो हम कर रहे हैं साइंस के नाम के ऊपर, उनको बंद किया जाए और जो हमारे पूर्वज खाते थे अगर उनके ऊपर लेके जाते तो हम 50-60% अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। क्यों? अब गर्मी का मौसम है, छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। इस मौसम में सत्तू, इस मौसम में रावड़ी, कितने लोग हैं जो रावड़ी खा ही नहीं पाते, बहुत कम है। अब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जौ है जो ठंडा है, उसके अंदर क्या है? चना, उसके अंदर क्या थोड़ा गेहूं है, वो किस चीज में फर्मेंट हो रहा है? लस्सी के अंदर। दिन भर धूप में वो फर्मेंटेशन हो रही है। फर्मेंटेशन में क्या होता है? आपके जितने भी हेल्दी माइक्रोबायोम्स जो है उनकी डेवलपमेंट, प्रोबायोटिक्स का काम करती है। उसके अलावा क्या होता है? फिर शाम को आप दूध के साथ लो और सुबह अपना लस्सी के साथ लो। तक्र, अब तक्र धारा होती है पंचकर्मा के अंदर, तो पित्तस जितने भी जो लोग जो हैं जिनमें अग्नि लग रही है, जिनमें जलन आ रही है, सारी न्यूराइटिस जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न की भाषा में, कि भाई न्यूराइटिस है, वो डायबिटिक न्यूराइटिस है, कोई भी कारण, उन सब चीज़ों के अंदर पित्त की वर्धन है और पित्त का शमन करने के लिए तक्र है। तो तक्र भी आ गया, साथ में सुबह लस्सी भी आ गई, तो उससे बढ़िया ठंडाई हो सकती है। फिर कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ जाना या जितने भी आपके फ्रूट जो आपके पैक्ड फूड, रियल जूस, ये एक और मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ना शुरू करो। रियल जूस के अंदर फ्रूट जूस जो है तो फ्रूट छोड़ के बाकी सब कुछ है। लीची है तो लीची छोड़ के बाकी सब कुछ है, गवावा है तो वो छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो उन चीज़ों से बच के हम अपने जो हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवस्था की थी उसको प्रमोट करो, और कर रहे हैं लोग इस बात। बस मैं नेक्स्ट जो ले रहा हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने अभी कहा था, सर्केडियन क्लॉक और आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे मैंने अभी कहा कि शाम का टाइम है तो आप क्यों पढ़े, तो आपका अगर आप देखेंगे सुबह 6 से 8 बजे मैक्सिमम बुजुर्ग सुबह खांसने मिलेंगे, बलगम आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, थकार कर रहा है। क्यों भाई? सुबह ही क्यों? रात को क्यों नहीं था? क्योंकि वो कफ काल शुरू हो गया। आपका क्या चीज, क्या उसके अंदर कौन सा आया? आपका लंग ऑर्गन आ गया, और क्या है? कफ। तो कफ का काम क्या है? वो आपके लंग्स को भी आवरण दे रहा है, वो आपके हार्ट को भी आवरण दे रहा है। तो 6 से 8 का टाइम आपका क्या हो गया? कफ। उसके बाद 8 से 10 का काम क्या हो गया? पैनक्रियास का, कफज। 10 से 12 जो है वो स्टोमक का काम आ गया, तो पित्त की प्रेशर हो गया। उसके बाद फिर आपका 12 से 2 आपका हार्ट है। उसके बाद जो है अब इसी चीज के अंदर जब दिन में आप देख रहे हैं तो रात का टाइम भी आपका वही है। रात का आप टाइम देखोगे, मैं थोड़ा सा देखो मिडनाइट का जो मैं दे रहा हूँ आपको, रात को 12 बजे से लेके और 2 बजे तक का टाइम क्या है? हार्ट। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, शाम को खाना ठीक खाया था जी, अच्छा बड़ा सोया था जी, रात को एकदम से चेस्ट में टीजर हो गया, MI हो गया और इमीडिएट भागना। तो रात को ही क्यों हुआ? आपने एक तो लेट आवर्स में खाना खाया, दूसरी चीज उस टाइम आपका पित्त बढ़ा हुआ है, हार्ट की इंडिकेशंस पित्त की हैं, तो नतीजा क्या होगा? हल्का सा भी आपका दबाव आया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कर सकता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अगर थोड़ा सा भी अगर गौर करोगे तो ये सारी आपके सामने चीजें आएंगी। उसके बाद 2 से 4 का टाइम है। अब लोग कर क्या रहे हैं? मैं प्रोग्राम महीने में 2 विजिट रखूंगा कॉर्पोरेट सेक्रेटरी का। मैं पच लिया कि यार तुम अपना जब तक अपना ठीक नहीं करोगे ना सर्केडियन क्लॉक, तुम ऐसे ही रहोगे। यंग 24 साल के, 25 साल के, सब चीजें डायबिटिक भी हो रहे हैं, हाइपरटेंसिव भी हो रहे हैं, ओबीस भी हो रहे हैं, फैटी लीवर भी आ रहा है। कोई भी मोटा आदमी, आप कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप उसके लिपिड्स कराओ, आप उसके अलग ठीक करो, आपके लिपिड्स बढ़ने लगेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स पे जाएगा, साथ में आपके फैटी लीवर में एसिड, मेद का एक्यूमुलेशन हुआ, कफ वर्धन हुआ। कफ का वर्धन होने के बाद आपकी क्या डिपोजिशन कहाँ हो रही है? लीवर पे ही हो रही है। कहाँ हो रही है? आपकी जितनी भी आर्टरीज जो है उनके अंदर क्या है?
कोलेस्ट्रॉल है क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स ही तो है। तो वो सारी की सारी चीजें आपके लिए नुकसानदायक है, बस यही हमें पेशेंट को समझाना है। अब ये आपकी ऑर्गन बेस है, इसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा। ये भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना अगर किसी ने सुनी है, 3 नाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी पढ़ना। एक सोलर एनर्जी है, एक ल्यूनर एनर्जी है और एक मेडिटेशनल नाड़ी है। बस एक बहुत काम की चीज़ दे रहा हूँ। लोग मेडिटेशन में बहुत टाइम लगाते हैं, आप 10 मिनट में अपना 24 घंटे के लिए चार्ज कर सकते हैं एनर्जी को। उसकी एक इंडिकेशन, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर खुली है इसका मतलब वो आपका नाड़ी एक्टिव है। आप 24 घंटे में देखना, कभी एक आंख बंद मिलेगी, कभी एक आंख खुली मिलेगी, कभी दूसरी में मिलेगी, ऑल्टरनेट चलती है। तो जो नाक आपकी खुली हुई है इसका मतलब वो नाड़ी आपकी एक्टिव है, जो बंद है वो इनएक्टिव। कभी भी आप ध्यान देना, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स खुली मिलेगी, दोनों अगर खुली, बहुत अच्छी बात है, वो मेडिटेशन नाड़ी। उस टाइम आप 10 मिनट मेडिटेशन करो, जो भी आपकी जिसमें भी आपकी है आस्था है, बस वो आप 10 मिनट करोगे, अपना बढ़िया टाइम। और ये बात मैंने क्यों इस अपनी स्लाइड्स में डाल रखी है, बगैर मेडिटेशन, बगैर अपने आप को काम डाउन किए, बगैर आप अपने आप, अगर दिमाग तो आपका चल रहा है दुनिया भर के कामों में, फिर आप नाड़ी के ऊपर आते रहे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन में नहीं, आप ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। तो वहाँ आपकी कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करेगी आपकी मेडिटेशन। तो इसीलिए इन 3 नाड़ियों की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अलग अलग लेवल की हैं, अभी आप मैं नहीं जाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि 1+2+3+ वो शायद देखी जाती है नाड़ी की, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें मैं थोड़ा सा साझा करूंगा, ये आप लोगों को काम आएगी चीजें। अगर कॉलम की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आप स्लाइड के ऊपर देखोगे कॉलम, तो आपकी मेडिटेशन क्या हो सकती है। कॉलम का मतलब अगर उसकी इन्फ्लेमेशन है तो कॉन्स्टिपेटेड मिलेंगे पेशेंट। कॉन्स्टिपेशन खासकर बड़ी समस्या है, जो हम खा रहे हैं ये उसका सिर्फ बताता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे बेस्ट ड्रग जो हम यूज कर रहे हैं वो है कैस्ट्रॉल। आपका अगर प्रॉपर अगर मोशन अगर नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, टॉक्सिन्स आपके चिपकेंगे। आपने कभी भी इंटेस्टाइन की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा तो विलाई फॉर्मेशन होती है, विलाई प्रूविंग होती है। उसके अंदर जब आपका ड्राइनेस आएगी तो उस ड्राइनेस में क्या होता है कि पीसेस जो है वो चिपकने शुरू हो जाते हैं। अब जो चीज चिपकेगी वो वहाँ रहेगी तो सड़ेगी, फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन होगी तो क्या होगा, ब्लॉकिंग होगी। फर्मेंटेशन होगी तो साफ होने के लिए समस्या नहीं कर देगा, काटना शुरू हो जाएगा उसके साथ। फिर क्या होगा कि जब आपका एक्यूमुलेशन होगी तो आपके गोल, आपकी गृहिणी जो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस तरह के पेशेंट उस तरह की दिक्कतें बढ़ेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहा गया है आयुर्वेद के अंदर, पेट साफ कर दो भाई, आपकी 50% बीमारियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएंगे, जिससे आपके एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। तो ऐसे में वन ऑफ द बेस्ट ड्रग इज कैस्ट्रॉल। खासतौर से जितने भी डिलीवरीज वगैरह जो करवाते हैं कैस्ट्रॉल एक यूज देते हैं, तो ऐसे में 20 ml हॉट मिल्क के साथ रात को देना शुरू करो। जितनी ड्राइनेस होगी उतनी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसकी। जैसे ही इंटेस्टाइन्स प्रॉपर लुब्रिकेट हो जाएंगे तो पेशेंट को बताना है कि भाई सुबह 4-5 बजे जिस दिन आँख खुल जाए और ये लगे कि भागना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कपड़े खराब हो जाएंगे। और जब वो स्टूल पास करे वो बिल्कुल सीट के ऊपर ऑयल नजर आना शुरू है, इसका मतलब अब आपके इंटेस्टाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट हो चुके हैं, तब आप उसको बनाएं। तो ये एक तरह से बेस्ट है। सेम गॉलब्लैडर के लिए आप जिंजर का इस्तेमाल, सौंफ बहुत इस्तेमाल होती है, सौंफ एंटी इन्फ्लेमेटरी। और एक और चीज बता दूं, आपका कैस्टर ऑयल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो खासतौर से डिस्क वाले जो पेशेंट हैं उनमें बहुत इस्तेमाल है। सेम आपका जो पेरिकार्डियम जो है उसके लिए पुष्कर मूल है, गॉलब्लैडर सब तो है, तो इस तरह के आप जिंजर यहाँ भी आप इस्तेमाल से करना, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स के लिए आप, लीवर के लिए कुटकी बहुत बढ़िया चीज़ है। दीपन पाचन, जिसका कफ का आवरण है सबका दीपन पाचन करवाओ, कोई नुकसान नहीं। दीपन पाचन में आप सौंफ इस्तेमाल कर सकते हो, आप चित्तर इस्तेमाल कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि वहाँ कितना से
अगर पित्तस है तो चित्रम जो है वो पित्त का वर्धन करती है, तो हाइपर एसिडिटी और बना देगी, तो दिक्कत करेगी, अल्सरेशन पैदा कर देगी। तो वहाँ बस थोड़ा पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। तो इस तरह से ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का और स्टोमक का इस तरह की जो ड्रग्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मिनट में हो लूँगा बस, उसके बाद फिर मैं हैंड ओवर करूँगा। अब ये हार्ट के लिए और स्प्लीन के लिए अलग अलग ऑर्गन बेस है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस का भी हमें पता होना चाहिए। जब शुरुआत हुई थी तो मेरा जो बहुत सारा मेडिसिन था, एलोपैथी से मेरी शुरुआत एलोपैथी दूसरे फाइव में आया, तो कुछ हमारे जैसे नॉर्मल सारे कई साल तक एलोपैथी की है मैंने। 2010 में सारा चेंज किया और 2019 में आप कह सकते हैं कि मेरा 100% आया और सारा रिसर्च वर्क है। चैलेंजिंग पेशेंट्स हैं, बिल्कुल थके आ रहे पेशेंट्स हैं, 8-10 साल के मोटी फायर्स हैं। जब उनके चेहरे पे स्माइल आती है तो वो एक पेशेंट इज इक्वल टू 1000 पेशेंट, तो सेटिस्फैक्शन है। तो आप सेटिस्फैक्शन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा काम है आने वाली जनरेशन को क्या देखे जा सकते हैं। अपने 4 आश्रम बताए हैं, तो वानप्रस्थ आश्रम 50 के बाद है, 56 साल की उम्र है, 57 आचरण। तो ऐसे में वानप्रस्थ का हमारा दायित्व बनता है कि समाज ने जो दिया है उसको हम वापसी दें, ठीक है। बस उस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं। और क्या देना है, फास्ट रैपिड पल्स है, आ ही नहीं रही और काउंट भी नहीं कर पाते, तो ज्यादातर वो केसेस जो है ना कार्सिनोजेनिक बहुत मिलेगी आपको। तो एक तो फिब्रिलेशन या आपकी टैकीकार्ड या आपकी अलग अलग टर्म्स हैं, ब्रेडिकार्ड या टैकीकार्ड या इतिहास में जो आते हैं, तो उन चीज़ों का अलग है। लेकिन जितनी फास्ट मैंने अपने अनुभव किया है, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट है, मैक्सिमम लोग कार्सिनोजेनिक एक्सट्रीम स्लो पल्स है। इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ें अब आपकी नुकसान में जा रही हैं, धीरे धीरे वो शटडाउन हो रही है। धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपकी पल्स, आपकी फीवर पल्स है, अगर वो बिल्कुल आपके ऊपर है, बहुत मंद है, तो इवन आयुर्वेद के अंदर आपकी पल्स से भी आप कितने घंटे पेशेंट आगे जिंदा रहने वाला है उसकी भी कैलकुलेशन करनी है अगर आप पढ़ना चाहें। इसके अलावा आपके हार्डनेस के ऊपर है, हाई टेंशन पल्स किस तरह की है, एक्सट्रीम लो पिच पल्स का क्या है, डिहाइड्रेटेड होती है, जो आजकल लूज मोशन में वॉमिटिंग है, तो बच्चे आपने देखे होंगे बिल्कुल आके धसी हुई, आप पल्स देखोगे बिल्कुल फीवर मिलेगी, बिल्कुल चिल्ड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज मिलेगी, तो वो नुकसान वाली। इर्रेगुलर पल्स जो है वो आपके फ्लटर वगैरह इस तरह के पेशेंट्स के ऊपर, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो बात स्पाइक है, बिल्कुल फीवर हो, सिर्फ आपके इंडेक्स फिंगर के ऊपर है और बात स्पाइक है, बहुत फीवर है, वो बिल्कुल ऐसे चलेगी, वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग। ये कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की, और एक ये अलग तरह का है, पुरुष और प्रकृति, ये अलग लेवल की चीज़ें हैं, इसकी तरफ मैं अभी नहीं जाऊँगा। बस एक मेडिटेशनल वाला पार्ट जो है वो अपना जरूर करो। सो हम बताया गया मेडिटेशन है, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम किसी तरह बताऊँगा। और लास्ट जो मेरा है, विलियम ऑस्कर ने एक बात लिखी है कि आयुर्वेद की लोग भाषा कम समझ में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी आ जाती है, तो उससे बहुत बढ़िया एक कोट है जो मेरा पसंद है, जो दूसरे नंबर पे जो लिखा है, वन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ फिजिशियन और अ डॉक्टर इज टू एजुकेट द मासेस। क्या मेडिसिन नहीं देने, द पर्सन हु टेक्स मेडिसिन मस्ट रिकवर ट्वाइस, वंस फ्रॉम द डिजीज एंड वंस फ्रॉम द मेडिसिन। जो आपके जितने भी केमिकल बेस्ड जो मेडिसिन जो चल रही हैं, वो आप फंसते हो और बड़ा चक्रव्यूह के अंदर फंसते हो और आपकी परेशानी है। और दूसरा जो हॉस्पिटल शुड बी paid to keep patient out of the hospital, not to signing up more and more patients, जो कि आज के दिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ताकि हो जा उसको नहीं है वहाँ मनाते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको एक बार बस कहना है, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के आता ब्रेथलेसनेस है, करो इको करो, फिर 20 करो, ओहो एंजियो करने की चीज़ पड़ेगी, फिर खुलेगा। तो इन तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, उन बाल प्रैक्टिस से भी हमें बचना है और आगे इन चीज़ों से हमें अपने पेशेंट्स को भी अवेयर करना है। और लास्ट सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। आप सब लोग बहुत रहे, खुश रहें, they all be happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, may no one suffer।
आपके लिए आपका भविष्य सुखमय हो, प्रगतिशील हो। आप अपने पेशेंट्स की बहुत बढ़िया तरीके से सेवा के साथ सेवा दिखाते हैं। ऐसे आयुर्वेद में कतई ये नहीं कहा कि सिर्फ आप सेवा करो। जैसा पेशेंट है उसके हिसाब से आपको अपना जीवन यापन करना बहुत जरूरी है। लेकिन बस आगे में नमक में आना